नमस्कार, मैं पंकज कुमार। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज किया कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आम नागरिक मारे गए। मिस्री ने तस्वीरों के हवाले से कहा कि अगर सिर्फ आम नागरिक मारे गए हैं तो अफसरों की फौज जनाजे में आतंकवादी रऊफ के साथ क्यों आई थी। मिस्री ने यह भी कहा कि मारे गए लोगों के शवों को पाकिस्तान के झंडे से क्यों लपेटा गया। उन्होंने कहा, राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार ही सच को सामने रख रहा है। जब सेना युद्ध जैसे हालात को संभाल रही हो तो सत्ता को बुद्ध जैसी भाषा बोलनी चाहिए। पहलगांव आतंकी हमले का लक्षित जवाब देने के बाद दुनिया को इसकी सूचना देने के लिए भारत सरकार की आधिकारिक भाषा में जो संयम और संवेदनशीलता था, वह थोपे गए युद्ध जैसे हालात में एक पाठ के तौर पर पढ़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। जब बैरक से निकलना सेना की मजबूरी हो जाती है तो सत्ता से लेकर नागरिकों के जिम्मे सिर्फ सब्र बरतने की जिम्मेदारी होती है। भारत सरकार के संयम के तुलना में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने युद्धोन्मादी हुंकार भरी कि हमारे जंगी हथियारों से लेकर परमाणु बम शब बारात के लिए नहीं है, इसका रुख हिंदुस्तान की तरफ ही है। जब कोई देश युद्ध को त्योहार की तरह देखने लगे तो उसके युद्धोन्माद को समझा जा सकता है। आतंकवादियों के जनाजे को राजकीय सम्मान देकर पड़ोसी देश ने खुद ही दुनिया को सबूत दे दिया कि उसे आतंकिस्तान क्यों कहा जा रहा है। आतंक परस्ती में पाकिस्तान के जगजाहिर के कारण जब जंग जाहिर हो गया है, 2025 की 6 और 7 मई की रात अब भारत के इतिहास में दर्ज है। बीता हर कुछ इतिहास का हिस्सा हो जाता है। अहम है कि आपने उसे दर्ज कैसे किया। अगली पीढ़ी अपने पुरखों के बारे में नम आंखों से पढ़े। पूरी उम्मीद थी कि सरकार इन कसूरवारों को जरूर सजा देगी, जिसके कारण लोग अपने हुकूमत से पूछ रहे थे कि हमारा क्या कसूर था, जिसके कारण एक मुख्यमंत्री सदन में रो पड़े कि मैं अपने राज्य में आए मेहमानों को महफूज नहीं रख सका। पहलगांव में 26 नागरिकों की हत्या ने देश की 146 करोड़ जनता को सवाल तलब कर दिया कि उन आतंकवादियों का हश्र क्या होगा। लेकिन सरकार ने अपने गौरवशाली अतीत को देखते हुए संयम का रुख रखा। आपने कोई काम किया, यह अहम है। इसके साथ उतना ही अहम है कि आपने अपने काम की जानकारी कैसे दी है। आपकी भाषा से देश सहित पूरी दुनिया को किस तरह का संदेश जाता है। भारतीय सैनिकों की कार्रवाई के बारे में सत्ता और सेना के 3 प्रतिनिधियों ने जिस तरह भाषा और शैली में बताया, उसने देश की एकता, भाईचारे, सौहार्द में ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। किसी भी देश की नियति में उसके इतिहास का योगदान होता है। साथ ही आपको भी इतिहास के खाते में अपना योगदान देना होता है। पहलगांव में आतंकवादियों ने भारत के लोग पर हमला किया था। जवाब में लोग की उस भावना का ध्यान रखा जिसमें जीवन, साहस, रिश्तों में समर्पण है। ऑपरेशन सिंदूर उस लोक भावना के लिए था जिसकी सुरक्षा के लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस भाषा में संबोधित किया, उसे देखकर देश के नागरिकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। टीवी एक सार्थक माध्यम है तो इसका इस्तेमाल सार्वजनिक हित के लिए ही होना चाहिए। बहुत दिनों के बाद देश के नागरिकों को लगा कि टीवी देखना भी अच्छा काम हो सकता है। सेना और सत्ता के इन 3 प्रतिनिधियों के संबोधन के पहले लोगों ने सोशल मीडिया पर जितनी पोस्ट पढ़ी होगी, इसके बाद आधिकारिक बयान की महत्ता समझी होगी। तीनों प्रतिनिधियों का भाषण सुनकर अगर समाचार एंकर ने अपने भाषा की सुध ली होगी तो यह हमारे भविष्य के लिए और भी अच्छा होगा। हमारे इसमें पहला सबक था बदला और इंसाफ का फर्क समझना। सत्ता और सेना दोनों लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और इनका काम बदला लेना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को सुरक्षा और इंसाफ देना है। तीनों प्रतिनिधियों का पहला मतलब यही था कि हमने कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की है। ये तीनों एक ऐसे शिक्षक की तरह बोल रहे थे जो समझ रहे थे कि उनके बोले गए एक एक शब्द विद्यार्थियों के लिए अहम है। शिक्षक जिस भाषा में बोलता है, बाद में विद्यार्थी भी उसे दोहराते हैं। तीनों लोगों के बोली
बोले सीधे प्रसारण ने पूरे देश को एकता और सौहार्द की सीधी लकीर में खड़ा कर दिया। उम्मीद है चैनलों के एंकर से लेकर देश के हर तबके से तीनों से सौहार्द की भाषा बोलने के संस्कार सीखे होंगे। ऐसा लगा कि इस अभियान को तैयार करने वाला एक भी शख्स चैनलों के प्राइम टाइम नहीं देखता होगा। भारत सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार सबसे अहम यह है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी देश और उसकी संप्रभुता के खिलाफ नहीं है। यह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ था जो पूरी दुनिया का दुश्मन है, और दुर्भाग्य है कि एक खास देश की सीमा के अंदर अपनी पैठ बनाकर आतंकवाद का मरकज बना हुआ है। आतंकवाद ऐसी विचारधारा है जिसके साथ किसी देश की दोस्ती नहीं हो सकती। जिस देश की सीमा में यह अभियान चलाना पड़ा, वह देश खुद भी इस आतंकवाद के हमले से लहूलुहान है। वहाँ एक तबका है जो अपने फायदे के लिए इसका जख्म झेल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एक लक्षित अभियान था। इसका मकसद ना तो पाकिस्तान की सैनिक संरचना और ना ही वहाँ के नागरिकों को नुकसान पहुँचाना था। इसका एकमात्र मकसद उस पाठशाला को खत्म करना था जहां आतंकवादियों की फसल लहलहा रही थी। पड़ोसी देश की संप्रभुता की दीवार की सीमा का सम्मान करते हुए अपने हिस्से के आसमान से ही आतंकवादियों के गढ़ पर निशाना साधा गया। यह एक जवाब था देश के उन नागरिकों के लिए जो पूछ रहे थे कि हमारे निर्दोष परिजनों का क्या कसूर था। एक जिम्मेदार राष्ट्र ने अपने नागरिकों के लिए यह जिम्मेदाराना कदम उठाया। इस अभियान में सत्ता और सेना के तीनों अंगों का पूर्ण समन्वय रहा। सरकार सेना को पूर्ण नैतिक समर्थन दिया। जब जनता और सत्ता सेना पर लोकतांत्रिक तरीके से भरोसा करती है तो सेना भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है। सेना के तीनों अंगों ने आतंकवादियों के ठिकाने को ऑपरेशन थिएटर की तरह लिया और उन्हीं जगहों पर ऑपरेशन किया जहां आतंकवाद का कैंसर जहर बनकर पसरा हुआ था। आज के समय में युद्ध किसी देश का निजी मामला नहीं होता। आप पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र होती है। अन्य देशों के लिए हम ऐसे दो पड़ोसी देश हैं जो लंबे समय से उलझे हुए हैं। ऐसे अभियानों के वक्त सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी तक तो यही दिख रहा है कि भारत सरकार की इस कार्रवाई को उसके सहयोगी देश जायज़ मान रहे हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारत के सहयोगी देशों ने भारत की उस भाषा को समझा है जो उसने अपने नागरिकों को इंसाफ दिलाने के लिए बोला है। पाकिस्तानी हुकूमत ने आतंकवादियों के जनाजे को राजकीय सम्मान देकर खुद ही दुनिया को इस बात का प्रमाण दे दिया कि उसका राजकाज किस कदर आतंकवादियों के साथ मिली भगत कर चुका है। पहलगांव के शहीदों को सत्ता की सच्ची श्रद्धांजलि यही रही कि इस बार सरकार ने सबको अपने साथ आने का आह्वान किया। विपक्ष भी जिम्मेदारी भरे रुख के साथ सेना और सरकार के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद जो हालात बने हैं उससे साफ है कि आगे कुछ भी हो सकता है। अभी आगे के फैसले लेने की कमान सैनिकों के पास है। पहले अभियान के साथ जो सबक मिला है अभी हम सब उसे आगे के लिए ध्यान रखें। यह सोशल मीडिया का समय है। किसी भी गैर आधिकारिक खबर और वीडियो को शेयर करने से बचें। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में सेना तभी बैरक से बाहर निकलती है जब सत्ता के पास युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। जब देश की सेना युद्ध पर हो तो नागरिकों को बुद्ध होने का समय होता है। और अंत में शरद जोशी का एक व्यंग रचना है पाकिस्तान के हवाबाजों का खुश एटम बम। सुना है हमारे पाक पड़ोसी पाकिस्तान ने अपना अदद एक एटम बम बना लिया है। मरहूम जिया साहब के पास आप जानते हैं अमेरिका के अखबार पढ़ने के अलावा कोई काम तो था नहीं, तो फुर्सत में बैठे सोचा चलो एक एटम बम ही बना लेते हैं। इंशाअल्लाह काम आ गया तो ठीक, नहीं तो म्यूजियम में रख देंगे। जैसा आप जानते हैं जिया साहब के रिश्ते रसूख अड़ोसी पड़ोसियों से चाहे ना हो, चोर उचक्कों से बड़े गहरे थे। उन्होंने सबको चाय पे बुला के कहा भाई एक एटम बम बनाना है। सबने कहा बन जाएगा हुजूर, इस बार चोरी पर निकलेंगे तो एटम बम चुरा लाएंगे, उसमें क्या मुश्किल है। तो साहब एक प्रेसिडेंट जिया साहब के यह यार दोस्त ने फ्रांस से चुराया, किसी ने कनाडा से गायब किया और ले आए इस्लामाबाद। एक शानदार पार्टी के बाद जिया साहब ने सारे उर्दू स्कूलों में साइंस पढ़ाने वालों से कहा कम वक्तों अगर नौकरी करनी है तो बनाओ एटम बम। वे लोग क्लास छोड़कर लग गए बम बनाने में, मार ठोक कर बना दिया।
बन गया हुजूर, कहिए तो फोड़ कर बताएं, खबरदार जो हरकत की, यह मुल्क की शान है, हम पॉलिटिक्स की पहचान है। इतना कहकर जिया साहब एटम बम की ट्रॉफी को सजाकर ऑफिस में रख दिया। एक दिन बम चोरी चला गया, जिया साहब आपे से बाहर हो गए। बाद में पता लगा कि एटम बम से मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं। सबको डांट लगाई, खबरदार जो एटम बम को हाथ लगाया। एक दिन की बात है, जिया साहब ने सब हवाबाजों को बुलाकर कहा, कमबख्तों, अगर तुम हवाई जहाज से जाकर हिंदुस्तान पर बम नहीं गिरा सकते तो भाड़ में जाओ, हम ट्रेन से जाकर बम गिरा देंगे। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान का यह बम हाइड्रोजन बम है। खुद पाकिस्तान को नहीं पता है कि यह हाइड्रोजन बम है या ऑक्सीजन बम है। इसे प्यार से इस्लामिक बम कहते हैं। मरहूम जिया साहब जब तक जिंदा रहे हिंदुस्तान पर एटम बम गिराने की उम्मीद पाले रहे। उनकी प्रॉब्लम यह थी कि एक तो उनके पास अच्छे हवाई जहाज नहीं थे, जो थे वे अच्छे चलाने वाले नहीं थे। चलाने वाले से निशाना ठीक नहीं बैठता था। डर यह रहा कि दिल्ली पर डालने के जाए और लाहौर पर आ गिरो तो क्या होगा। जिया साहब मर गए और बेनजीर के नाम पर अपने एटम बम छोड़ गए। मोहतरमा परेशान थी, खबरें खत्म हुई, साथ ही एटम बम भी खत्म हो गया। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।